अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूज़ केस डायग्राम। ये यूएमएल डायग्राम की फर्स्ट टाइप है। यूएमएल डायग्राम को हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर समझा था कि यूएमएल डायग्राम्स क्या होती हैं। बेसिकली ये सॉफ्टवेयर की विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती हैं। सॉफ्टवेयर को बनाने से पहले हम उसको किसी और सॉफ्टवेयर के अंदर या पेज के ऊपर उसे ड्रा करके उसकी तमाम फंक्शनैलिटीज़ को वहाँ पर समझते हैं कि सॉफ्टवेयर हमारा कैसे वर्क करेगा और सॉफ्टवेयर अपने यूज़र्स के साथ और क्लाइंट्स के साथ कैसे इंटरेक्ट करेगा। इन सारी चीज़ों को समझने के लिए हम यूएमएल डायग्राम्स बनाते हैं। यूएमएल डायग्राम्स की भी बहुत सारी इकसाम हैं, जिनमें से हम आज फर्स्ट जो है वो कवर कर रहे हैं यूज़ केस डायग्राम। इसको रीड आउट करते हैं और इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद इसकी जो डेफिनेशन है उन्हें भी हाईलाइट करते हैं। तो यूज़ केस डायग्राम क्या है? ये भी सॉफ्टवेयर की जो है विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी को समझने के लिए, सॉफ्टवेयर को कोड करने से पहले उसकी तमाम फंक्शनैलिटीज़ को समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करने के लिए कि हमारा सॉफ्टवेयर कैसे वर्क करेगा, कैसे जो यूज़र है वो सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करेगा, सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी बनाने से पहले। ये सारी की सारी चीज़ें हमें किन चीज़ों से पता चलती हैं? यूज़ केस डायग्राम बनाने से इन सारी चीज़ों का हमें पता चलता है। तो यूज़ केस डायग्राम की डेफिनेशन को भी रीड आउट करते हैं। यूज़ केस डायग्राम प्रोवाइड ए विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिस्टम्स फंक्शनैलिटी। ये आपको क्या करती है? विजुअल रिप्रेजेंटेशन देती है, ड्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू देती है इसका सिस्टम की फंक्शनैलिटीज़ का। आप सिस्टम को बनाने से पहले, सॉफ्टवेयर को बनाने से पहले उसकी तमाम फंक्शनैलिटीज़ को पहले से ही देख रहे हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर किस तरह काम करेगा, उसकी फंक्शनैलिटीज़ कैसे वर्क करेंगी। नेक्स्ट क्या कह रहा है? फ्रॉम द यूज़र्स पर्सपेक्टिव्स। यूज़र का जो पर्सपेक्टिव होगा, यूज़र के अकॉर्डिंगली जो भी यूज़र की रिक्वायरमेंट होंगी उसके मुताबिक ही फंक्शनैलिटी को डिज़ाइन किया जाएगा। तो जो यूज़ केस डायग्राम है, जो भी यूज़र की रिक्वायरमेंट होंगी उसके अकॉर्डिंगली ही आपको जो है फंक्शनैलिटी का पता चलेगा। तो ये क्या करती है? हेल्पिंग टू आइडेंटिफाई द रिक्वायरमेंट्स एंड इंटरेक्शन बिटवीन द यूज़र एंड द सिस्टम। ये हमें बेसिकली हेल्प करती है रिक्वायरमेंट्स को गैदर करने में। देखें, सॉफ्टवेयर की जो सबसे पहली जो स्टेप होता है वो रिक्वायरमेंट गैदरिंग होता है। सबसे पहले आप रिक्वायरमेंट को गैदर करते हैं कि आपने बनाना क्या है। तो यूज़ केस डायग्राम आपको क्या प्रोवाइड कर रही है? रिक्वायरमेंट्स प्रोवाइड कर रही है। सॉफ्टवेयर की मुकम्मल रिक्वायरमेंट्स आपको यूज़ केस डायग्राम से ही मिल जाएंगी। तो इसके बाद क्या चीज़ आप देख रहे हैं? इसके अंदर इंटरेक्शन देख रहे हैं इसके दरमियान, यूज़र्स और सिस्टम के दरमियान। यूज़र जब जब सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, नीचे एक लाइब्रेरी की एग्जांपल भी दी गई है। वहाँ पर यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो स्टूडेंट है ये यूज़र है, यहाँ पर ये जो लाइब्रेरियन है ये भी यूज़र है। तो ये सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। जब स्टूडेंट ने एक बुक जो है बारो करनी है तो वो सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। इस इंटरेक्शन को भी आप समझने के लिए यूज़ केस डायग्राम्स को इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ तक इसकी जो है डेफिनेशन है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगेन जो है डेफिनेशन एंड पर्पज़ का यहाँ पर दिया गया है। डेफिनेशन हमने ऑलरेडी कर ली है। अब हम यूज़ केस के पर्पज़ देखते हैं। इसके बहुत सारे यूजेज़ हैं। तो यहाँ पर 3 दिए गए हैं। इन 3 यूजेज़ को हम समझते हैं कि इसके जो मकासद हैं, इसके जो पर्पज़ हैं यूज़ केस डायग्राम के क्या हैं। तो सबसे पहला पर्पज़ है कैप्चरिंग फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। मैंने ऊपर भी ये बताया था कि यूज़ केस डायग्राम किस लिए इस्तेमाल हो रही है? फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को गैदर करने के लिए। तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, पिछली वीडियो के अंदर फंक्शनल रिक्वायरमेंट और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स का टॉपिक आया था। मैं मज़ीद इसे दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। फंक्शनल रिक्वायरमेंट वो रिक्वायरमेंट होती हैं जो सॉफ्टवेयर के लिए, सॉफ्टवेयर की मेन रिक्वायरमेंट होती हैं, कोर रिक्वायरमेंट होती हैं। जैसे कि स्कूल की अगर एक वेबसाइट है तो स्कूल में ऑब्वियसली स्कूल की वेबसाइट के ऊपर स्टूडेंट का डेटा होगा और टीचर्स का डेटा होगा, कोर्सेज़ का डेटा होगा। ये सारी चीज़ें जो होंगी ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट होंगी। इसके अलावा उस वेबसाइट के ऊपर अगर आपने परफॉर्मेंस के पैरामीटर्स को इम्प्लीमेंट किया है या आपने उसको उसको फास्ट करने के लिए आपने कोई ऐसी क्लाउड सर्विसेज यूज़ की हैं, तो वो सारी की सारी क्या होंगी? नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट होंगी। जो असल में आपको रिक्वायर चीज़ें होती हैं सॉफ्टवेयर के लिए, उनको हम कहते हैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट। तो यूज़ केस डायग्राम क्या करती है? आपको फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स प्रोवाइड करती है। जब आप यूज़ केस डायग्राम बनाते हैं तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑटोमेटिकली निकल कर आ जाती हैं। तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग द यूज़र इंटरेक्शंस। यहाँ पर इनकी जो आगे स्टेटमेंट्स हैं ये सिंपल हैं, आप इन्हें पढ़ लीजिएगा। तो दूसरा पॉइंट क्या है? अंडरस्टैंडिंग यूज़र्स इंटरेक्शन। अगेन वही बात आ गई कि यूज़र्स की जो सिस्टम के साथ इंटरेक्शन हो रही है उसको भी आप समझ सकते हैं। जब आप यूज़ केस डायग्राम बनाएंगे तो वहाँ पर आपको समझ आएगी कि आपका जो क्लाइंट है, आपका जो यूज़र है,
फ़र्ज़ कर लें आपने कोई ऐप बनाई है, तो ऐप के ऊपर एक यूज़र आ रहा है, वो सबसे पहले क्या कर रहा है, साइन अप कर रहा है। साइन अप करने के बाद वो क्या करेगा, लॉगिन करेगा। तो ये यूज़र की मल्टीपल इंटरैक्शंस हैं। तो आप इन इंटरैक्शंस को समझ रहे हैं। जब-जब यूज़र आपके सिस्टम के ऊपर आ रहा है, वो सिस्टम के साथ इंटरैक्ट कर रहा है। तो आप यहाँ पर समझेंगे कि यूज़र जो है कब-कब सिस्टम के साथ इंटरैक्ट करेगा और किन-किन चीज़ों के लिए इंटरैक्ट कर सकेगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे आप यूज़ केस डायग्राम के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है प्लानिंग एंड टेस्टिंग। अच्छा, जब आप यूज़ केस डायग्राम बनाते हैं तो उसमें आपकी प्लानिंग भी हो रही होती है और साथ ही टेस्टिंग भी हो रही होती है। कैसे? जब आप यूज़ केस डायग्राम बना रहे हैं तो उसके अंदर आप फ़र्ज़ कर लें कि आप वहाँ पर ये चीज़ देख रहे हैं कि हमारे जो यूज़र्स हैं उनके लिए ये वाला जो है डैशबोर्ड होगा और जो हमारा एडमिन है उसके लिए डिफरेंट डैशबोर्ड होगा। तो आपको दोनों के लिए पता चल गया कि डैशबोर्ड डिफरेंट है। आप वहाँ पर प्लान बना सकते हैं कि आपकी जो हाफ़ टीम है वो यूज़र का डैशबोर्ड बनाएगी, स्टूडेंट का डैशबोर्ड बनाएगी और हाफ़ टीम जो है, जो दूसरा डैशबोर्ड होगा लाइब्रेरियन का या टीचर्स का वो बनाएगी। तो वहाँ पर साथ-साथ आपकी क्या हो रही है, प्लानिंग भी हो रही है, साथ-साथ आप उसे प्लान भी कर रहे हैं और टेस्ट भी कर रहे हैं कि आपका जो सॉफ्टवेयर है एक्चुअल में इसी तरह वर्क करेगा या नहीं। तो ये वहाँ पर जो आपकी फंक्शनैलिटीज़ हैं वो टेस्ट भी हो रही हैं और प्लान भी हो रही हैं, क्योंकि जो जब-जब आप यूज़ केस डायग्राम को कंप्लीट कर रहे हैं, आपको मुकम्मल प्लानिंग भी समझ आ रही है कि हमने कौन-कौन सी चीज़ों को पहले बनाना है और कौन-कौन सी चीज़ों को हमने बाद में डिज़ाइन करना है या डेवलप करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है वो है आइडेंटिफाई यूज़ केसेस। हमने यूज़ केस को, जितने भी यूज़ केस हैं उनको हमने आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई से मुराद है हमने यूज़ केस को एनालाइज़ करना है, यूज़ केस के अंदर क्या-क्या चीज़ें होती हैं और उनसे क्या-क्या आउटपुट्स निकलती हैं। तो यूज़ केस को आइडेंटिफाई करने के सेवरल स्टेप्स हैं। तो उन हम स्टेप्स को हम यहाँ पर रीड आउट करेंगे वन बाय वन। यहाँ पर 4 स्टेप्स दिए गए हैं यूज़ केस को आइडेंटिफाई करने के लिए। यूज़ केस को जाँचने के लिए 4 स्टेप्स हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है आइडेंटिफाई एक्टर्स। तो जब भी आप यूज़ केस बनाएँगे तो सबसे पहले आपने क्या आइडेंटिफाई करना है, एक्टर्स को आइडेंटिफाई करना है। एक्टर्स कौन से होते हैं? यहाँ पर आपको एक लाइब्रेरी का जो सिस्टम है इसके अंदर एक स्टूडेंट है और एक लाइब्रेरियन है। ये दोनों क्या हैं? एक्टर्स हैं। जो सिस्टम के साथ इंटरैक्ट कर रहा है वो क्या है? एक्टर है। वो कोई पर्सन भी हो सकता है, वो कोई सिस्टम भी हो सकता है। जो भी आपके सिस्टम के साथ इंटरैक्शन करेगा वो क्या कहलाएगा? एक्टर कहलाएगा। तो हम इसको एक बार रीड आउट भी कर लेते हैं। डिटरमाइन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूज़र हु विल इंटरैक्ट विद द सिस्टम। जो भी आपके सिस्टम के साथ इंटरैक्ट करेगा वो क्या कहलाएगा? एक्टर कहलाएगा। एक्टर्स कैन बी ह्यूमन, यूज़र्स और अदर सिस्टम्स। यहाँ पर कोई ये ह्यूमन्स भी हो सकते हैं और कोई और सिस्टम भी हो सकता है। कोई और सिस्टम से क्या मुराद है? फ़र्ज़ कर लें कि यहाँ पर जो स्टूडेंट है वो जब लाइब्रेरी की सिस्टम के साथ इंटरैक्ट करता है तो उससे पहले उसे लाइब्रेरी की मेंबरशिप लेनी पड़ती है। वो कोई भी फ़ीस हो सकती है। फ़र्ज़ कर लें कि कोई आप फ़ी रख लेते हैं मंथ के हिसाब से कि जो भी लाइब्रेरी की मेंबरशिप लेगा वही बुक्स ले सकेगा। तो ये जो यूज़र है ये यहाँ पर किसी न किसी बैंक को पे करेगा, जो कि आपके सिस्टम के साथ अटैच होगा। यहाँ पर एक और जो एंटिटी है और जो एक्टर है वो कौन है? बैंक है। वो बैंक क्या कर रहा है? आपकी पेमेंट्स को रिसीव कर रहा है, वो आपके सिस्टम के साथ अटैच है। ये भी क्या कहलाएगा? एक्टर कहलाएगा, क्योंकि ये एक सिस्टम है और वो आपके सिस्टम के साथ अटैच है। तो ये आपके सिस्टम के साथ एज़ ए एक्टर अटैच है, ये आपके सिस्टम का पार्ट नहीं है, ये सिस्टम से अलग है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड हो गई होगी। उसके बाद हमने देखना है डिफाइन गोल्स। हमारा दूसरा पॉइंट क्या है? डिफाइन गोल्स। हमने डिफाइन करना है कि हमारे गोल्स क्या-क्या हैं। हमारे यहाँ पे लाइब्रेरी के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा कि स्टूडेंट का गोल क्या है? उसने एक बुक बोरो करनी है, एक बुक लेनी है। लाइब्रेरियन का गोल क्या है? उसने उसके रिकॉर्ड को सेव करना है और उसकी रिकॉर्ड को मॉनिटर करना है। आपने डेट फिक्स की हुई है कि आपकी जो बुक है वो 15 दिन के अंदर-अंदर जो स्टूडेंट है वो वापस करके जाए। तो इन सारी चीज़ों का रिकॉर्ड जो है ये एक लाइब्रेरियन का गोल है, जबकि स्टूडेंट का गोल क्या है? बुक, अपनी जो डिज़ायर बुक है वो परचेज़ करना, बोरो करना और उसको रीड आउट करना। तो यहाँ पर हमारे गोल डिफाइन हो गए। लाइब्रेरी के गोल्स क्या हैं? स्टूडेंट का गोल है बुक को लेना, लाइब्रेरियन का गोल है आपके डेटा को मैनेज करना। फॉर ईच एक्टर फॉर ईच एक्टर आइडेंटिफाई देयर गोल्स और व्हाट दे नीड टू
अकम्प्लिश यूजिंग द सिस्टम। यहाँ पर वो क्या कह रहा है, हर एक्टर के लिए आपने गोल्स को आइडेंटिफाई करना है, गोल्स को मेंशन करना है। यहाँ पर जितने भी एक्टर्स हैं, लाइब्रेरियन है, स्टूडेंट है, और भी हो सकते हैं, हर एक के लिए आपने गोल्स को डिफाइन करना है, गोल्स को आपने डिफाइन करना है। उसके बाद क्या आ जाता है, आउटलाइन इंटरेक्शंस, ये तीसरा पॉइंट है। इससे क्या मुराद है, अब जब जब सिस्टम के साथ आपका यूज़र इंटरेक्ट कर रहा है, उस इंटरेक्शन को आपने आउटलाइन करना है, उस इंटरेक्शन को आपने मेंशन करना है। जैसे कि आपका स्टूडेंट आया पोर्टल के ऊपर, यहाँ पर इसने क्या किया, सबसे पहले किया साइन अप। साइन अप करने के बाद इसने क्या की, फ़ी पे की। फ़ी पे करने के बाद इसने क्या किया, लॉगिन किया। तो यूज़र ने कितनी बार इंटरेक्शन की, पहले साइन अप किया था, फर्स्ट इंटरेक्शन होगी। उसके बाद लॉगिन किया आपके सिस्टम के ऊपर, दूसरी इंटरेक्शन होगी। तीसरी बार उसने क्या किया, एक बुक को बारो किया। जब वो बुक को बारो करेगा तो उसकी ये तीसरी इंटरेक्शन होगी। तो इतनी बार स्टूडेंट आपके सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, और कैसे वो इंटरेक्ट कर रहा है, कहाँ तक वो इंटरेक्ट कर सकता है। यानी सिस्टम के ऊपर वो बुक को बारो कर सकता है, बुक को रिटर्न कर सकता है, अपनी जो प्रीवियस हिस्ट्री है उसे देख सकता है। ये सारी मुख्तलिफ इंटरेक्शंस हैं जो सिस्टम आपके, जो स्टूडेंट है आपके सिस्टम के साथ कर रहा है। तो ये आपने आउटलाइन करनी है। इसी तरह यहाँ पर आपका लाइब्रेरियन है, इसकी क्या क्या इंटरेक्शंस होंगी। ये स्टूडेंट के डेटा को देख सकता है, स्टूडेंट को अलर्ट मैसेज भेज सकता है कि आपका जो टाइम पीरियड है वो ख़त्म हो गया है, आपने बुक को वापस करना है। ये सारी चीज़ें ये कर सकता है। कब कब ये इंटरेक्शन करेगा, ये सारी चीज़ों को आपने आउटलाइन करना है। तो इंटरेक्शंस को आउटलाइन करना भी वो जो है आइडेंटिफाई यूज़ केस का तीसरा पार्ट है। यहाँ पर हम इसको पढ़ भी लेते हैं। डिस्क्राइब द इंटरेक्शंस बिटवीन द एक्टर एंड द सिस्टम टू अचीव दीज गोल्स। आपने डिस्क्राइब करना है कि कब कब आपका जो एक्टर है वो सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, सिस्टम के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। ये सारी चीज़ें आपने डिफाइन करनी है। उसके बाद चौथा पॉइंट है वैलिडेट यूज़ केसेस। आपने क्या करना है, अब ये आपने यूज़ केस बना लिया, ये आपका यूज़ केस रेडी हो गया, आपकी डिज़ायर जो वैल्यू थी उसके मुताबिक आपका यूज़ केस बन गया। अब आपने क्या करना है, उसे वैलिडेट करवाना है, उसे वेरीफाई करवाना है। वैलिडेशन कौन करेगा, आपके स्टेक होल्डर्स करेंगे, आपकी अपर मैनेजमेंट करेगी, आपके जो मैनेजर्स होंगे, जो जो लोग आपके साथ अटैच हैं, आपका क्लाइंट हो गया, वो आपकी जो यूज़ केस होगा उनको क्या करेगा, वैलिडेट करेगा कि आया ये यूज़ केस उनकी डिज़ायर प्रोडक्ट के मुताबिक है या नहीं। अगर वो है तो वो उसे अप्रूव कर देंगे, अदरवाइज़ वो उसे रिजेक्ट कर देंगे। तो वैलिडेशन भी जो है यूज़ केस का एक पार्ट है। तो यहाँ पर हमने यूज़ केस को आइडेंटिफिकेशन के जो 4 पॉइंट्स थे उन्हें हमने कवर अप कर लिया है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है जी, क्लास एक्टिविटी है। एक क्लास एक्टिविटी दी गई है, इसके अंदर उन्होंने हमें एक सिनेरियो दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली हमने एक यूज़ केस डायग्राम डिज़ाइन करनी है। ठीक है, तो उसके लिए हम वाइट बोर्ड के ऊपर चलते हैं, वहाँ पर हम यूज़ केस डायग्राम को डिज़ाइन करेंगे इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पर मैं वाइट बोर्ड के ऊपर आ गया हूँ। यहाँ पर हम पहले स्टेटमेंट को रीड करेंगे, देन हम इस जो यूज़ केस है इसे हम डिज़ाइन करेंगे। तो स्टेटमेंट क्या है, इमेजिन यू आर डिज़ाइनिंग एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म। आप क्या कर रहे हैं, एक शॉपिंग प्लेटफॉर्म डिज़ाइन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म आप डिज़ाइन कर रहे हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, द प्लेटफॉर्म अलाउज कस्टमर टू ब्राउज प्रोडक्ट्स, ऐड आइटम टू देयर कार्ट्स एंड मेक परचेजेस। ये जो आपका सिस्टम है वो क्या कर रहा है कि आपको कस्टमर को अलाउ कर रहा है कि वो प्रोडक्ट को सर्च करे, उनको ऐड टू कार्ट करे और उनको परचेज़ करे। तो हमारे पास एक एक्टर जो है वो आ गया है, वो एक्टर कौन सा है, कस्टमर। और वो क्या क्या कर सकता है, यहाँ पर हम बना कर देखते हैं। तो ये हमारा जो है सिस्टम है, यहाँ पर ये हमारा सिस्टम हो गया। यहाँ पर हमारा एक्टर आ गया, फर्स्ट एक्टर, ये हमारा फर्स्ट एक्टर आ गया। यहाँ पर अब हमने क्या क्या कर सकता है कस्टमर, ब्राउज प्रोडक्ट्स, एक काम। उसके बाद क्या करेगा, ऐड टू कार्ट कर सकता है प्रोडक्ट्स को। उसके बाद तीसरा काम क्या कर सकता है, तीसरा काम है मेक परचेजेस।
ये 3 काम आपका ये वाला एक्टर कर सकता है। यहाँ पर आपका एक्टर ब्राउजिंग भी करेगा, वो ऐड टू कार्ट भी करेगा और मेक परचेजेस भी करेगा। उसके बाद क्या कह रहा है, एडिशनली द प्लेटफॉर्म इंक्लूड्स फीचर फॉर एडमिनिस्ट्रेटर टू मैनेज प्रोडक्ट लिस्टिंग, प्रोसेस ऑर्डर्स एंड हैंडल कस्टमर्स इंक्वायरीज। आपका दूसरा एक्टर यहाँ पर आ गया है एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पर हम एडमिनिस्ट्रेशन भी बना लेते हैं दूसरा एक्टर। एडमिनिस्ट्रेशन क्या क्या कर सकती है, प्रोडक्ट लिस्टिंग, प्रोसेस ऑर्डर और हैंडल कस्टमर इंक्वायरीज। तो यहाँ पर हम उनको लिख लेते हैं। सबसे पहला क्या है, लिस्टिंग, प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकता है वो। उसके बाद है हमारे पास लिस्टिंग के बाद प्रोसेस ऑर्डर, देन नेक्स्ट है हमारे पास कंप्लेंट्स। ये 3 काम आपका जो है एडमिनिस्ट्रेशन मैनेज करेगी। ये दूसरा एक्टर हमारे 3 काम ये वाले करेगा इस ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, देयर इज़ आल्सो फीचर फॉर डिलीवरिंग पर्सोनल टू अपडेट द स्टेटस ऑफ डिलीवरी। एक और हमारे पास यहाँ पर जो एक्टर है वो आ गया है, कौन है, डिलीवरी पर्सोनल। ये क्या करेगा, ये करेगा स्टेटस अपडेट, डिलीवरी स्टेटस। ये आपके जितने भी डिलीवरी के स्टेटस होंगे उन्हें अपडेट कर लेगा। फ़र्ज़ करें कि आपने ऑर्डर किया, कस्टमर ने ऑर्डर की प्रोडक्ट, ऑर्डर करने के बाद क्या हुआ, वो ऑर्डर आपका इसके पास गया, एडमिनिस्ट्रेशन के पास गया, एडमिनिस्ट्रेशन ने उसे क्या किया, अप्रूव किया। अप्रूव करने, जब वो अप्रूव हो जाएगी तो आपका जो डिलीवरी पर्सोनल है वो उसके स्टेटस को क्या कर देगा, अप्रूव कर देगा। अब आपको स्टेटस नज़र आएगा कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो क्या हो रही है, पैकिंग हो रही है। पैकिंग के बाद आपका जो ये एडमिनिस्ट्रेशन के नीचे जो इनके बंदे होंगे वो आपकी प्रोडक्ट को क्या करेंगे, कोरियर को दे देंगे। तो कोरियर वाला जब आपकी प्रोडक्ट को ले लेगा तो ये पर्सोनल जो है, डिलीवरी पर्सोनल, ये आपके स्टेटस को फिर चेंज करेगा और लिख देगा यहाँ पर डिलीवर टू कोरियर। अब कोरियर वाला आपकी प्रोडक्ट को लेकर जब आपके घर तक आएगा, तो जब आपको प्रोडक्ट रिसीव हो जाएगी तो उस वक्त क्या करेगा, ये डिलीवरी पर्सोनल आपके स्टेटस को चेंज करके रिसीव्ड कर देगा। तो ये क्या करेगा, आपकी प्रोडक्ट के जो स्टेटस हैं उसे चेंज करेगा। तो ये था हमारे पास क्लास एक्टिविटी ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म की। इसे हमने यहाँ पर समझा और हमने जो हमारी यूज़ केस डायग्राम थी इसे हमने ड्रॉ किया। नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह हम क्लास डायग्राम को समझेंगे और उसे कवर अप करेंगे।